ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया इसको। ठीक है, जैसे ही एंड होगा फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओ, ओके। ओ, ओके, तो बात हो रही थी कि हमने एक छोटी सी एमिटमेंट्स इसके अंदर की है, और ये एमिटमेंट बेसिकली हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग होती है। नॉर्मली जो हमारे दूसरे प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर अलग अलग होता है, जैसे जावा, एसक्यूएल में या पाइथन में, इन सब के अलग अलग जो है ना वो होते हैं कि हम इसको न्यू लाइन लेने के लिए कहीं पर हम डबल स्लैश डाल रहे होते हैं, कहीं पे हम स्लैश का हम्म, साइन जो है वो दूसरी डायरेक्शन का ले रहे होते हैं, कहीं पर हम एन लगाते हैं, कहीं पर स्लैश एन के साथ स्टार लगाते हैं। इस वक्त सिर्फ ये जो चीज़ है ना, ये किसी भी न्यू लाइन को जनरेट कराने के लिए इस्तेमाल होगी। यानी कि मैंने सबसे पहले एक, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी हो सकता है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है। तो जब मैंने स्लैश एन लिखा, तो इसके बाद जो भी चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरी नेक्स्ट लाइन पे जाने वाली है। इसके बाद फिर जो भी स्पेस आप देते हो वो भी इसके अंदर ऐड होता है। अच्छा, हार्ड कोटेड में ही होता है कि जितने स्पेसिस आप डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक गैप डाल देता हूँ, तो ये गैप भी वहां पे शो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास, मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, ऑलरेडी ये चल रहा है लग रहा है, इसको हटाते हैं। मैंने एक छोटी सी चेंजेस की है, मे बी आपको नजर आएगी इन लाइन नंबर 2। देखें, ये स्लैश एन क्या करता है, आपको यहाँ से यहाँ ले आया, स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्लैश एन हुआ, दूसरी लाइन में ले आया। मैंने आपके सामने यहाँ पे एक स्पेस पुट किया था, देखिए यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। फिर मैंने स्लैश एन किया, इसके बाद 3 स्टार्स लगाए, नेक्स्ट लाइन में आपके पास 3 स्टार आ गए, फिर स्लैश एन किया एंड 4 स्टार आपके पास आ गए। सेम टू सेम अगर मुझे यहाँ पर एक और लाइन ऐड करवानी होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक स्पेस जरूर देना है, क्योंकि फिर ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। और स्लैश जो है आपको बड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये नॉर्मली इसके अलग अलग जो है, 2 तरह के स्लैश हैं हमारे पास। एक राइट पर जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ है, और एक आपके पास लेफ्ट हुआ हुआ है। तो ये वाला जो स्लैश है आपको बैक स्पेस के नीचे या आसपास मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल पुट हेयर 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स। मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं करी है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही इसको रखना है। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक और लाइन आपके पास आ गई। अब यहाँ पर एक गैप आ रहा है, इस गैप की क्या वजह है वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखा आपने, स्पेस दिया था मैंने। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली स्पेस यहाँ नहीं दिया हुआ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर स्पेस दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी स्पेस जनरेट हो गया। यानी कि स्लैश एन बेसिकली जब भी आप इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए अगर आप कुछ जो भी आप चीज़ करोगे स्पेस दोगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये काम चल रहा है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक एक करेक्टर या एक एक करेक्टर की जो जगह है वो मैटर करती है, और जितने स्पेसिस आप देते हो वो उतनी जगह वहाँ पे छोड़ देगा। तो ऑटोमेटिकली ये स्लैश एन वाला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मैं चलता हूँ दूसरे प्रोग्राम की तरफ। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? नहीं सही है। स्लैश एन के जगह कुछ और नहीं हो सकता, जो मतलब अगर शॉर्ट में कुछ लगाना हो, कोई और कोई चीज वगैरह। फ्लैश एंड इसकी बेसिकली ये इसके अंदर बिल्टन की है ना, मतलब बिल्टन है इसके अंदर, हम इसके अलावा कोई कमांड यूज नहीं कर सकते। हम जो डेव सी यूज कर रहे हैं ना, इसी के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, हमें सी शार्प भी इसी के अंदर कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी इसी में कर सकते हैं। ये जो शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी ना, इन कमांड्स के जरिए ही आपकी कमांड्स को रिकग्नाइज करता है। नॉर्मली स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप जो है हमारे पास सी प्लस में इस्तेमाल होता है, सेम इसी फंक्शन के लिए कि जब हमें लाइन प्रिंट कराना होता है। बट ऊपर की जो लाइब्रेरीज हैं वो ये मेंशन करती हैं कि हम कौन सी कमांड किस वाली प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो आप इसी के अंदर सेम टू सेम कुछ किए बगैर यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी रिकॉल्स करवाते हैं, और उसके अंदर कमांड बदल जाती है। मगर सी प्लस प्लस के अंदर सिर्फ स्लैश एन ही आपके पास न्यू लाइन को जनरेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गैप अच्छा। देने के लिए आपको, जब भी आपको कोई नई लाइन में चाहिए। अच्छा चलें, एक काम हम्म, करते हैं, मैं इन सारे स्टार्स के साथ ये स्लैश एन हटा देता हूँ। अच्छा है, क्वेश्चंस करें क्योंकि आपको आइडिया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज जो बहुत ही बारीक या माइनर सी भी होगी ना वो भी डिस्कस करूंगा आपसे, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग सीखनी है तो। क्योंकि लंबे हम्म, जंप मारने के लिए थोड़ा सा पीछे तो जाना पड़ेगा आप, और हम्म। उसके लिए टाइम लगता है। मगर इंशाल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है आपसे, अगर मेरे पास आगे भी टाइम रहा तो आगे जाके आपको उसका बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। Okay. ये देखें, सारे एक ही लाइन में आ गए क्योंकि मैंने स्लैश एन इस्तेमाल ही नहीं किया।
ये है। सही। क्योंकि ये बार बार यूज होगा, दैट्स व्हाई मैंने सोचा पहले आपको ये बताया जाए। ठीक है, तो आज की प्रोग्रामिंग है मेरी कि हम यहाँ पर एक छोटी सी एक एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाएंगे, जिसके अंदर हम नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी जो है वो निकालने जा रहे हैं। सेम कोडिंग है यही। और इसके अंदर जो मेरी मेन चीज़ें हैं, जैसे कि अंदर की प्रोग्रामिंग में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। ऐसे ही आप सेव एस कर सकते हैं इसको। दो आपके पास ये वन से फिर टू, टू से थ्री, जैसे भी आपको चेंज करना हो आप कर सकते हैं। सेम कोड्स जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरे जो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी आपने कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग में लेनी है तो उसको डिक्लेयर करना है। जैसे आपने सुना होगा सियासतदान अपने हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि अगर बाद में वो चीज नजर आती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब आप एक चीज जो है वो इस पे पुट करने जा रहे हैं, और आपने ऊपर वो बताया ही नहीं कि मैं इसको यूज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पर हमें हर चीज को पहले डिक्लेयर करना होगा, और डिपेंड करता है कि उसके डेटा टाइप्स क्या हैं। तो थोड़ा सा दोबारा से हम बात करते हैं। देखो, जो नंबर्स होते हैं ना, उसके लिए मुझे इंटीजर्स वाला जो है ना वो, यानी कि INT हम लिखते हैं शॉर्टकट में, मुझे ये डेटा टाइप इस्तेमाल करनी है। मगर यहाँ जहाँ पर आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए होंगे और जहाँ पर आपको पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं चाहिए। मगर क्योंकि सैलरी जो है वो बेसिकली नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी जो है वो इन पॉइंट्स आ सकती है। तो फॉर द सेफ्टी साइड, क्योंकि इसमें तो ये है कि अगर एक भी पॉइंट की गलती हो गई तो आपकी बहुत सारी अकाउंटिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं। और वो बैंकिंग तो आपको पता है ही सारा पॉइंट्स के बाद का गेम है, क्योंकि इसमें जरा सा भी पैसा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन में या उसके बैलेंस में फर्क पड़ता है। तो आई नीड हेयर फ्लोट। फ्लोट में तब यूज करूंगा, ये डेटा टाइप है तब जब आप डेसिमल्स में डेटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में डेटा लेते हैं। तो फ्लोट के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए होगी एक बेसिक सैलरी। ठीक है, इसके बाद कॉमा डालेंगे नेक्स्ट के लिए। अब इसके अंदर मेरे पास है मिसाल के तौर पे HRA। जितने शॉर्टकट आप वेरिएबल्स में इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। लाइक ये है हाउस रेंट अलाउंस। जब आप जॉब करेंगे, मे बी आप जॉब कर ही रहे होंगे कहीं पे, तो आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं। बेसिक सैलरी इतनी नहीं होती, जितने अलाउंसेस होते हैं उसी से हमारी सैलरी बनती है। तो मे बी अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो मे बी उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 30,000 होगी, और बाकी जो चीजें होंगी वो सारी की सारी अलाउंसेस पे चल रही होती है। तो फ्लोट में सबसे पहले मैंने लिया बेसिक, यानी कि ये वेरिएबल में इस्तेमाल करूंगा फॉर द बेसिक सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस लूंगा। इसी तरह से आपके पास DA है। ये DNS अलाउंस होता है, ये हर कंपनी नहीं देती है, आप चाहें तो ले लें ना लें। और उसके बाद एक MA सॉरी मेडिकल अलाउंस होता है। इसी तरह से आपके पास एक प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे कि आपकी पेंशन होती है। इसी तरह से हर इदारा आपके सैलरी में से कोई कुछ अमाउंट जो है ना वो डिडक्ट करता है। मे बी इट विल बी 10% भी हो सकता है फ्रॉम योर बेसिक। जैसे कि अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो उसमें से 1,000 की, बेसिक की बात बता रहा हूँ, तो वो 1,000 रुपये प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्ट होता है। अब उसका क्या फायदा होता है एट द एंड, जब भी वो रिटायर होगा या जब भी वो स्कूल छोड़ेगा या कोई कंपनी छोड़ेगा या कॉलेज छोड़ेगा, तो उसको वो एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मिलता है जो कि उसकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो एक ये प्रोविडेंट फंड हो गया। इंश्योरेंस का आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है। तो इंश्योरेंस को हम ले लेते हैं। इंश्योरेंस पूरा लिखा है मैंने, क्योंकि बेसिकली हमारे पास INT जो है ना कमांड, इंटीजर वाली, वो कभी कभी इसके अंदर जो है सेम हो जाती है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को शॉर्ट करें और कुछ चीज़ों को लॉन्ग कर सकते हैं। अब शॉर्ट या लॉन्ग करने से आपको ये फायदा होता है कि फॉर्मूले बड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि आपको इजीली समझ में आता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ यूज करी। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। क्यों? ये क्यों नहीं आएगा, इसकी वजह? तो बोले एक दो, एक, हाँ एक दिन ले लो उसको, मैंने कल भी उसको समझाया था। कोई मसला है तो उसको बोला कि बात करें। ऐसे क्यों छोड़ रहा है वो? उसको कल कल भेजो, मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि वो हो सकता है कोई ऐसी बात है जो वो तुम्हें नहीं बताना चाह रहा हो, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, तुम कल भेजो उसको।
ठीक है, ओके, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह मैं करता हूँ कुछ। ओके जी, बैक टू क्लास। सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, मैं दो चीजें देख रहा था। जी। तो एक तो ये कि जैसे ये मेन के साथ आईएनटी नहीं लगाते, पहले आईएनटी मेन करके नहीं लिखते। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं इंटीजर में। मैंने तो बता रहा हूँ ना, वो सारे 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 जो हरबे होते हैं ना, वो सारे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये सारा चक्कर ही वर्जन्स के चक्कर बड़े टाइट होते हैं इसके अंदर ना, कि अगर आपके पास कभी कभी हम अटक जाते हैं, जैसे उस दिन में अटक गया था कि जहन में ही नहीं हम्म। आ रहा था कि कौन सी चीज मिसिंग है। तो याद आया हम्म। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड तो हम लाजमी लिखते थे, वो मेरे जहन में ही नहीं रहा कि यार, क्योंकि सी में तो हम डायरेक्ट जो है लिखते थे तो काम चल जाता था। तो ये भी है। हम्म। अब यहाँ पे देखो, मैंने इंटीजर मेन नहीं लिखा, मेरा काम तब भी चल रहा है। अगर अच्छा, तो एरर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वाले के पास क्या चलेगा या क्या नहीं? सिंपल है, एरर आ जाएगा। आपने देखा नहीं, तो जब मैंने कल चलाया था तो उसने मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे कुछ अच्छा, तो मिसिंग है। एरर के बाद पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, कंपाइल आपका जब कंपाइल करोगे इसको, कंपाइलर का काम ही यही है कि वो पूरा प्रोग्राम डिबग करता है। डिबगिंग का मतलब है कि हर पूरा प्रोग्राम जो है उसको वो चेक करेगा, उसके एरर्स को फाइंड करेगा और ट्रेस आउट करेगा कि कहाँ कहाँ पर ये आपके पास प्रॉब्लम है। इनका यही एक फायदा है, पहले प्रोग्राम में हमें पता ही नहीं चलता था कि प्रॉब्लम है किधर। वैसे आप यहाँ पे इंटीजर डालकर भी चला लें, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने देखी हैं कि हर वो चीज आपको पता होना चाहिए। इन केस जब एरर आएगा तो देखो, पहला एरर तो तुम्हारे सामने ही आया, क्योंकि कुछ चीजें तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे नॉर्मली आप करेंगे, क्योंकि मैं अगर एक्सपर्ट होके ही करता रहूंगा, हर चीज स्मूथली चलती रहेगी, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे डिबगिंग करनी है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मेन चीज तो ये है कि एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ चीजें हो सकता है मैं जानबूझ से भी करूं आपको सिखाने के लिए, मगर मैं चाहता हूं हम्म। कि हर चीज जो है ना लाइव हो, कोई चीज कॉस्मेटिक ना हो, कि आपको फिर सही। पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ था या ये भी हुआ था। तो मैं कोशिश हम्म। करता हूँ कि आपके एंड के ऊपर इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो आपकी क्यूरीज हो या आप क्या गलतियां कर सकते हो। तो यही हमारी क्लास का स्टाइल है। तो ये है कि जो जो चीजें हो रही हैं अच्छी बात है, आप नोट कर रहे हो, मगर अपने पास पेन पेंसिल सब रेडी रखना अपने पास। कोई भी क्यूरीज हो हम्म। फौरन लिख लो, छोड़ना मत कोई सवाल। सही, मतलब ये एंड में पूछूंगा? ये आप पूछ सकते हैं मुझसे एंड में, क्या आपके सामने अच्छा। प्रोग्राम चल जाएगा, अभी तो आपको जवाब मिल गया ना इसका। ये से दूसरी एक और चीज भी थी उसके, ये गेट सी एच जो इसके बारे में बताया था, ये अपनी क्यों रखा हुआ है अभी? तो क्या 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 दोबारा पूछे। ये जो फ्लोट के जो मतलब सारा लिखा है उसके नीचे, मतलब सी सी आउट जो है उसके जी। बाद जो लिखा हुआ है गेट सी एच, हम्म। ये क्यों लिखा हुआ है? ये दोनों ऑपरेटर्स जो इस्तेमाल किए, ये गेट सी एच, नहीं नहीं, अच्छा ये अच्छा अच्छा। नीचे नीचे ये गेट सी एच सबसे जो है। आखिरी में है इसका, देखो ये शॉर्टकट अगर हम देखें तो ये बनता है गेट करेक्टर्स। गेट करेक्टर मीन्स कि अगर आपको उसका आउटपुट चाहिए, लाजी बात है आखिरी में आके आपको इसका रिजल्ट चाहिए होता है ना, तो ये हम हर प्रोग्रामिंग हम्म। के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म है गेट करेक्टर्स। अच्छा। हाँ, यानी कि आप सबसे आखिरी में इसको ऐड कर रहे होते हैं ताकि आपको पूरे प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पे मिलता रहे। यानी कि हर लाइब्रेरी के पीछे एक वजह है, जिसकी वजह से आपको जो है ये बेसिकली प्रोग्राम सामने चलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये जो गेट सी एच है ये हर प्रोग्राम में लगेगा, ये लाजमी है, बिल्ट इन समझ लो उसको, उस तरह से इस्तेमाल करना। अच्छा, एंड ठीक है, करने से पहले ये लगाना जरूरी है? बिल्कुल लगाना जरूरी है, बिल्कुल सबसे आखिरी में ही लगेगा ये। मैंने तो इसलिए मिटाया नहीं क्योंकि हम इसके सही। साथ आगे जाएंगे। या तुम चाहो तो ये देखो मैं ठीक। एंटर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सबसे आखिरी की चीज है, ये तो लाजमी लगाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पहली लाइन तो हम इंटर करेंगे कि हम जो करने जा रहे हैं, हम सिर्फ जो है उसकी बेसिक सैलरी फाइंड आउट करेंगे और उससे बाकी की चीज़ें खुद ब खुद बननी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि मिसाल के तौर पे इंटर योर बेसिक सैलरी, क्योंकि जब तक वो बेसिक सैलरी ही नहीं डालेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा या कौन से अलाउंसेस मुझे लगाने। डिजाइनिंग जो है आप इसके अंदर कर सकते हो कि आपने कितने गैप्स देने हैं, क्योंकि जब फॉरन से अगर आप यहाँ पर रखते हो तो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी की बिल्कुल बराबर में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, तो बेहतर है कुछ स्पेस दे के थोड़ा सा अच्छा सा इसको करके, तो इक्वल का साइन भी आप लगा सकते हैं। फिर ये सेमी कॉलन हम लगाते हैं, एंड ऑफ द लाइन स्टेटमेंट हम जिसको कहते हैं। अब जाहिर बात है जब भी मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर इसको एक वेरिएबल दे, और वो वेरिएबल होगा सेंस से आप इनपुट लोगे, यानी कि हम यूजर को जो डेटा ले रहे हैं उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कहेंगे कि ये जो लाइन है बेसिकली इसका जो भी डेटा है वो डाले इसके अंदर, जो मैंने सबसे पहले वेरिएबल लिया है कि जो भी मैंने डेटा यहाँ पे पुट किया है
तो कंप्यूटर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन रखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल, तो वो बेसिक के नाम से इसको पहचानेगा। यहाँ पे तो कुछ भी डेटा आ सकता है। तो ये सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई आएगी, और जो आप लिखोगे ना वो यहाँ ये देखो ना सिन में, तो इसके अंदर जो है आपके पास ये डेटा पुट हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर उस डेटा को सिर्फ बेसिक के नाम से पहचानेगा, और हम जब जब उस डेटा को रिकॉल करेंगे तो सेम हम यही काम करेंगे कि बेसिक को हम वहां पे ऐड करवाएंगे। सेम इसी दो लाइंस को आप कॉपी करो और नीचे आप इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आप डेटा को चेंज कर सकते हो, लाइक अब मुझे चाहिए होगा हाउस रेंट अलाउंस। अब यहाँ पर जो है ये हम बेसिकली बना रहे हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि आप सिर्फ बेसिक सैलरी डालें और ऑटोमेटिकली सब कुछ बन के आ जाए, मगर वो मैं आखिरी में बताऊंगा। पहले हम इसको मैनुअल कर लेते हैं कि इसको अगर हमें ऑटोमेटिक करना होगा सब कुछ खुद ब खुद हो तो वो क्या करेंगे। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस के लिए क्या वेरिएबल लिया था मैंने ऊपर देखें। हाउस रेंट अलाउंस के लिए वेरिएबल कौन सा यूज किया था। HRA। वेरी गुड, HRA। तो आपने ये छोटी छोटी चीजों को नोट करके काम करना है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो ये कंप्यूटर एरर दे देगा। सेम मैंने दोबारा से इसी को कॉपी किया अपना टाइम बचाने के लिए, उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर बारी है मेडिकल अलाउंस की, या फिर डीएनएस अलाउंस था, आई थिंक, हाँ डीएनएस अलाउंस है, डीए। डीएनएस अलाउंस के लिए हमने लिया था डीए वेरिएबल, ये भी हो गया। सेम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल+V करते हैं, पेस्ट करते हैं मेडिकल अलाउंस। अच्छा, इस वक्त ये ऑटोमेटिक नहीं बना रहा हूँ मैं, ये मैं खुद लिखूंगा और ये कंप्यूटर मुझे दिखाएगा। मुझे सिर्फ नेट सैलरी बताएगा और मेरी ग्रॉस सैलरी बताएगा। ये सब कुछ हम मैनुअली हम लिख रहे जा रहे हैं अभी, और उसके बाद ऑटोमेटिक कैसे करेंगे हम वो भी बात करते हैं। अच्छा जी, इसको हमने एमए में जो है वो करवाना है, क्योंकि इसका वेरिएबल हमने एमए लिया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या रह गया, हाँ प्रोविडेंट फंड या फिर इंश्योरेंस अमाउंट। दोनों को एक जगह भी ले सकते हैं, क्योंकि सम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंश्योरेंस नहीं देती हैं, वो उसकी जगह पे प्रोविडेंट फंड दे देती हैं। और कुछ लोग जो है इंश्योरेंस दे देते हैं प्रोविडेंट फंड की जगह। तो यहाँ पर मैं इसको अब अलग अलग ले चुका हूँ, तो फिर अलग अलग ही करता है इसको। प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने लिया था पीएफ। इसके बाद हम चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ। इसमें जो काम कैलकुलेट होगा वो बेसिकली आपका नेट और ग्रॉस पेमेंट जो है आपकी वो होने वाली है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। अच्छा, लास्ट रह गया इंश्योरेंस, और इसका मैंने वेरिएबल लिया था, पूरा इंश्योरेंस ही लिखा था। हो गया, बस हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रॉस सैलरी की। अच्छा, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। ग्रॉस सैलरी बेसिकली हमारे पास जितनी भी अमाउंट्स आ रही है उन सबको ऐड करा जाता है, यानी कि जिसमें कोई कटिंग नहीं होती, या जिसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होती। लाइक अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई मतलब प्रीवियस आपकी कोई सैलरी कटी है, यानी कि उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होती। ग्रॉस सैलरी का मतलब है जितने भी अलाउंसेज और जितनी भी बेसिक सैलरी आपकी है वो सारी की सारी आपको मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ कि ग्रॉस बेसिकली इक्वल टू, इसका हमने ये रहा वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू बेसिक। ठीक है, ये भी वेरिएबल इस्तेमाल किया था हमने, प्लस। अब वो कहते हैं कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इन सबको हम यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। जैसे कि HRA प्लस आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, डीए मिल रहा है, प्लस और एमए प्लस प्रोविडेंट फंड प्लस इंश्योरेंस। बल्कि इंश्योरेंस तो आपका ये कट होता है, तो इसको हम इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड और ये चीज़ें जो है ये हम कट करवाएंगे। बस आपकी जो मेन चीज़ें हैं, जो जमा होने वाली चीज़ें हैं, ये 1 2 3 और एक ये 4, बेसिक HRA डीए एमए, और क्या रह गया इसमें, एमए डीए HRA और बेसिक। ठीक है, ये चारों चीज़ें हो गई हैं।
अच्छा जी, नेट सैलरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट का वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया नेट ही। ये होगा कि जो ग्रॉस सैलरी है आपकी, वो माइनस होने जा रही है। जाहिर बात है, मैंने कहा था कि नेट नेट सैलरी वो होगी जो बेसिकली आपको कटने के बाद मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन वाले अमाउंट कौन कौन से हैं? एक प्रोविडेंट फंड होगा, एक इंश्योरेंस होगा, या अगर आपने कोई लोन अमाउंट लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों अमाउंट्स को लेंगे, आइदर ये जीरो है या जो भी है, हमें इससे कोई वो नहीं है। मगर हम पहले इन दोनों को प्लस करवाएंगे। अगर बोर्ड मास आपने पढ़ा हो मैथ्स के अंदर, तो बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आखिरी में सब्ट्रैक्शन। अगर मैंने यहाँ पर ये वाली पॉलिसी कर दी, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जो मेरा ग्रॉस सैलरी है उसमें से पीएफ माइनस कर दो, और क्या है, इंश्योरेंस माइनस कर दो, तो मे भी यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो बेहतर है कि आप इन दोनों को ब्रैकेट करो, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट के अंदर मैं इन दोनों को ऐड करवा लेता हूँ पहले, और उसके बाद ग्रॉस में से माइनस करवा देता हूँ। ठीक है। एक ज़हन में रखना है कि यहाँ पर आपने सेमी कॉलन यूज करना है, एड ऑन द स्टेटमेंट, वरना ये एरर देता है। अब हमारा तकरीबन सब कुछ तैयार है। ठीक है। अब हमें करने जाना है इनकी बेसिकली प्रिंट आउट। प्रिंट आउट में हम प्रिंट कमांड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आउटपुट के लिए सी आउट। और हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको ये नेक्स्ट लाइन में लिखे, जो मैं आपको शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि नेक्स्ट लाइन लेने के बाद अब जो भी मेरा डेटा है वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बेसिकली एक लाइन प्रिंट हो जिसका नाम हो ग्रॉस सैलरी। ये हो गया ग्रॉस सैलरी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे होगी बात खत्म। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर ये सारा कुछ बनाया है, इसके आगे इसका रिजल्ट आ जाए। अब अगर हार्ड कोटेड में किया तो ये तो सेम टू सेम प्रिंट कर देगा, फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रॉस का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है इसका रिजल्ट यहाँ आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या फिर आप एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा चीजें जब ऐड करवाते हो, जैसे ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गई है, अब यही चीज आपने जो डबल आपके पास ऑपरेटर लगा हुआ है ऐसे, इसके आगे एक और चीज आप प्रिंट करवाने चाह रहे हैं, ठीक है, ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ग्रॉस का, यानी कि जो सेम टू सेम वेरिएबल आपने ऊपर इस्तेमाल किया है वो आप यूज करेंगे, ताकि इसके आगे आपका रिजल्ट आ जाए। तो हम इसको ऐसे कवर कर दें। फिर आगे एक और चीज ऐड करवा देते हैं, लाजमी बात है जो सैलरी आएगी वो रुपीस में है या डॉलर्स में है या जो भी करेंसी है वो भी हमें लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और जो है इसके अंदर एडिशन करेंगे, और यहाँ मैं लिखूंगा रुपीस। और थोड़ा सा जरूर गैप लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल साथ लगा हुआ आ जाए। तो ये भी चीज हो गई है। ठीक है। इसके बाद आप इस लाइन को एंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा डेटा आप एक ही लाइन के अंदर ऐड करवा रहे हैं, तो एंड लाइन करके इसको खत्म कर दें। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, मगर क्योंकि एक से ज्यादा डेटा है इसलिए हमने एंड लाइन यूज की है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, सेम यही चीज हम ग्रॉस सैलरी के लिए भी करेंगे। बस फॉर्मूले में छोटी सी चेंजेस होगी, आई मीन जो डेटा है उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, कि जहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी लिखी है वहां पे आप नेट सैलरी लिखें। यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर दें, और रुपीस में ही आएगी नेट सैलरी, तो वो भी अच्छा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इस गैप को मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इन दोनों को बराबर कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे डिजाइन करने के लिए इन दोनों को बराबर करता हूँ। जब आपको दोनों को अच्छे से करना हो, देखो ये दोनों यहाँ से तो सही है मगर आगे से आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये रुपीज आगे पीछे होगा वो बुरा लगेगा। तो हम यहाँ पे कवर करने के लिए कुछ डिजाइनिंग करते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स ऐड करते हैं, जैसे ये देखो इन लाइन हो गए। अब ये दोनों इन लाइन आएंगे और इसके आगे जो भी डेटा होगा वो आपके सामने सेम टू सेम आएगा, तो अच्छा भी लगेगा। बस इसके बाद वही कमांड जो मैंने आखिरी में गेट करेक्टर वाली यूज की थी वो आ गई ऊपर, ये सबसे आखिरी में लिखी जाती है। दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा जो है वो आपने, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं आपके, वो यूज करने हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्या कोई गड़बड़ तो नहीं।
तो मैंने आपके सामने एक छोटी सी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी फाइंड आउट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सब कुछ चल रहा था कि हमने एक लाइन प्रिंट करवाई सी आउट के जरिए, उसको हमने होल्ड करवाया बेसिक में, फिर हमने हाउस रेंट अलाउंस लिया, फिर उसको हमने होल्ड कराया चारे में। और ये सारे वेरिएबल्स जो है ऊपर हमने पहले से डिक्लेयर किए। ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम यूज करेंगे वो सारे ऊपर होने चाहिए। अगर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा यहाँ पर लिखा गया है जो ऊपर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एक तो ये हमारी इस वाली प्रैक्टिकल में हमें समझ में आया। दूसरा, फॉर्मूले तो आप चाहे जितने बना लें, बस उसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और बोर्ड मास रूल मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर फॉलो करता है, तो उसके मुताबिक आपका फॉर्मूला जो है वो बनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जस्ट एक ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी जो है वो निकालने का छोटा सा प्रैक्टिकल किया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, देखते हैं कहीं कुछ एरर तो नहीं। तो देर इज नो एरर, बड़े आसानी से इसने आपको निकाल के दे दिया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, इंटर योर बेसिक सैलरी, मे बी माई सैलरी इज 10,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे 10,000 ऐड किया। रेंट अलाउंस मे बी 35 to 30% होता है, तो इट विल बी 3,000 कर देता हूँ। डियरेस्ट अलाउंस 2,000 कर देता हूँ। मेडिकल अलाउंस जो है वो 2,500 कर देता हूँ। और प्रोविडेंट फंड मेरा कट रहा होगा मे बी 1,200। और इंश्योरेंस अमाउंट अगर मैंने कहीं से कुछ लिया है तो 500। अच्छा, ऊपर की जो चीजें हैं वो मेरी हैं, यानी कि जो मुझे मिल रही हैं, और ये वाली चीजें जो है बेसिकली कट होनी चाहिए। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 10,000, 3,000, 2,000 एंड 2,500, इन तीनों चारों को ऐड करें तो सम ग्रॉस सैलरी का आना चाहिए 13,000, 15, 17,500 आना चाहिए। और नेट सैलरी जो है इन दोनों की डिडक्शन के बाद 15,000 आना चाहिए। लेट्स सी कि हमारा फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं। जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर 5,800 आ रहा है, 1,700, सॉरी मैंने 1,500 माइनस कर दिए थे, ये बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि 17,500 में से आपके तकरीबन 1,800 कट हो गए, तो आपके पास बचा 15,800। अब इसके अंदर कुछ और एबिटमेंट्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप ये सब चीजें देखें तो इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, और ये सारा डेटा ऐसे आ रहा है। और अगर इसको देखें तो कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है ना। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डॉट्स का इस्तेमाल किया था। तो अगर हम इसी के अंदर ये चेंजेस करें तो क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और, कहते हैं ना, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए इसको, कि यहाँ पे सबको सेम करने के लिए, क्योंकि कुछ डेटा हमारा ऐसा होता है जो नॉर्मली छोटा होता है और कुछ इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो इनको लेवल करने के लिए मैं इन सबको एक ही लाइन में लाने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। या आप कोई भी एक स्पेशल करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डैशेस यूज कर सकते हैं। हार्ड कोटेड के अंदर तो आप जो चाहे यूज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर, जो नॉर्मली दूसरे प्रोग्रामिंग होते हैं ना, उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर हर लाइन पे हमें एंटर करना जरूरी पड़ता है। मगर जब हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं ना चीज़ों को, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सारी चीज़ों को चेक करके उनको एक जगह करके और फिर आपके लिए काम करता है। वरना एक टाइम होता था कि हमें हर लाइन पे एंटर करना होता था, और अगर हम भूल जाते थे तो वो सारे एरर्स देना शुरू कर देता था, और उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। आपके पास तो माशाल्लाह ये वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर देख रहे हो यहाँ पर डीबगिंग मोड चल रहा है इस वक्त। ये एरर्स भी बताएगा, वार्निंग्स भी बताएगा, सब कुछ बताएगा। दोबारा से चलाते हैं। अब पहले और इसमें क्या फर्क है खुद ही देख लें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है या लाइंस के दरमियान गैप लेना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे इंटर योर फर्स्ट बेसिक सैलरी से पहले अगर मैं स्लैश एन डालता हूँ तो ये पहले अपनी एक लाइन छोड़ देगा, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा। आप इसके अंदर एक लाइन यानी कि हेडिंग प्रिंट करवा सकते हो, लाइक के मिसाल के तौर पे हम इसका क्या नाम रखेंगे, ग्रॉस एंड नेट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कर दें, या एम्प्लॉय सैलरी शीट कर दें। इसका कुछ भी नाम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्लैश एन मैं सबके अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ ताकि इनके दरमियान एक छोटा सा गैप आए। ये बिल्कुल साथ साथ लगे हुए बुरे लग रहे हैं। तो बाद में इसको डिजाइन करने का मामला होता है, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं, मगर मेन चीज एक बार ये प्रोग्राम बन जाए। अब चलाते हैं इसको।
एक लाइन वो छोड़ेगा ऊपर से, ठीक है, इस वजह, इसकी वजह से। और उसके बाद हर जो भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उसके दरमियान लाइन यूज करेगा, तो छोड़ देगा। ओ यस, यहाँ पर एक चीज हमने मिस्टेक कर दी। पहले मैं देख लेता हूँ सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक मैं वाला डेटा एंटर नहीं करूंगा ये काम नहीं करेगा। ये देखो सबके अंदर स्लैश एन आ गया। अब बताओ जरा ये क्यों हुआ ऐसा। मैंने शुरू में एक चीज की थी, याद करें, जो मैं आपको बात कर रहा था उस पर, तो ऐसा क्यों हुआ, इसने क्यों नहीं छोड़ा। राफे आर यू देयर। भाई तो लाइन छोड़ी नहीं इसने, अब क्या करें। ये समझ हाँ। नहीं आया मुझे। हाँ जरा बताएं मुझे बच्चू, अब आपको बताना है। मैंने कहा के फिर लिए आप ही। स्लैश एन के साथ स्पेस देना पड़ेगा। नहीं बेटा जी, पहले ही बोला था कि कुछ गलतियां मैं करूंगा। ओ भाई साहब यहाँ जरा देखें, स्लैश एन का जरा डायरेक्शन चेक करें। अच्छा। हाँ ओ जी, मैंने कहा कहीं स्लीपिंग मूड पे ना चले जाएं, इसलिए आपको जगाया है मैंने थोड़ी देर के लिए। भाई आप भी देखें, बताएं मुझे। ये वाला जो है ना, ये शुरू में ही मैंने आपको बोला था, हालांकि मैंने बता के आपको बोला था कि मैं गलतियां करूंगा इसके अंदर आपको हम्म, समझाने के लिए। ये मिस्टेक आप सही। भी करोगे। सेम टू सेम, बिल्कुल हम्म, जेन्युइन चीज है, ये हो जाती है। और ये अक्सर हमसे भी हो जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बात फिर वही आ गई कि उसको ट्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं वापस सही। से। F11 आ गई ना लाइन, ये देखो एक लाइन छोड़ हम्म दी उसने। तो और जूम करके दिखाता हूँ। इस स्लैश एन की वजह से ये वाली लाइन तो छूट गई, इस स्लैश एन की वजह से एक और लाइन छूटेगी इसके बाद की। लेट्स सी 5000। ये देखो लाइन छूट रही। अब ये थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा आपको, एक जगह पे नजर भी आएगा डेटा, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने कहा था कि किसी का टैक्स ज्यादा है किसी का कम है। हम्म। ये लीजिए, अभी आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर आपको लगता है कि यार ये ग्रॉस सैलरी के दरमियान, यानी कि इसको भी यहाँ होना चाहिए था, ये पूरी सीधा हो जाता मामला। इसमें इक्वल साइन भी यूज कर सकते हैं, बीच में हेडिंग मिला सकते हैं, और बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, सही है, ठीक है। क्लियर है। अब हम सुनते हैं, टास्क की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे या बताऊंगा आपको, जो आपके लिए होगा, जो जेनुअनली आपने ही करना है। मैं आपकी हेल्प करूंगा। सही। हम्म, मैं ये चाहता हूँ आपसे बात है कि आप मुझे इसको ऑटोमेटिक करके दिखाएं। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला लगाया और ग्रॉस सैलरी को रिकॉल करके ग्रॉस सैलरी निकाल ली। मैंने आपके सामने ग्रॉस सैलरी नहीं डाली, उसने खुद कैलकुलेट किया। नेट सैलरी भी उसने खुद निकाली, मैंने कैलकुलेट करवाया उससे, ना कि मैंने उसको एंटर किया। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक सैलरी डालने पर रेंट अलाउंस भी खुद आ जाए, डीएनएस अलाउंस भी खुद आ जाए, मेडिकल अलाउंस भी खुद आ जाए, प्रोविडेंट फंड भी खुद आ जाए, और इंश्योरेंस अमाउंट ये तो खैर हम लिखते हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं। मेडिकल, डीएनएस और हाउस रेंट खुद आ जाए। अब ये कैसे होगा। तो मैं इसमें एक छोटा सा एक आपको बताता हूँ, बाकी फिर आप करेंगे। इसके अंदर हमें छोटा सा एक एडिशन करना होगा। वो ये कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाते हैं। मैंने बोला कि जो हाउस रेंट है, HRA इक्वल टू बेसिक सैलरी। बहुत इजी बता रहा हूँ, स्टार, इसको हाउस रेंट होता है, उसकी परसेंटेज होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपको परसेंटेज में बताती है, कभी भी अमाउंट नहीं बताता कोई भी कि कितना मिलेगा। और बेसिक सैलरी से आपका सब कुछ बन रहा होता है। तो मैंने कहा कि हाउस रेंट 35% है। ज्यादातर जो हमारा सबसे ज्यादा कह लो अमाउंट होता है,